हेलो, नमस्कार। महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। हम इस लेक्चर में इन्फीरियर गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, निम्न पदार्थ। उस केस में कीमत और मांग संबंध किस तरह से होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव, इन सब के बारे में देखा था। अब यहाँ पर जो कीमत और मांग के संबंध की बात हम कर रहे हैं, तो जनरली ये होता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों ही यदि वस्तु की कीमत घट रही है तो उसकी मांग को बढ़ाने की तरफ कार्य करते हैं। सामान्य केस यही होता है। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव सामान्यतः समान दिशा में कार्य करते हैं और वस्तु की कीमत गिरने पर उसकी मांग मात्रा को बढ़ा देते हैं। दूसरे शब्दों में यदि आय प्रभाव धनात्मक हो तो वस्तु की खरीद और मांग मात्रा उसकी कीमत से विलोम रूप से संबंधित होती है। ठीक है, आय प्रभाव धनात्मक होने पर कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन की दिशा और परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड, एक और तो उत्पन्न आय प्रभाव की दिशा और उसके परिमाण तथा दूसरी ओर प्रतिस्थापन प्रभाव के परिमाण पर निर्भर करती है। देखो, कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप हम यहाँ देख रहे हैं, कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन, किसी वस्तु की कीमत में कम हुई, उसकी डिमांड में जो परिवर्तन होगा उसकी दिशा कि ये बढ़ेगा या घटेगा और उसकी मात्रा कितना घटेगा, ये किस पर निर्भर कर रहा है। एक और तो आय प्रभाव पर, और आय प्रभाव की दिशा क्या है। आय प्रभाव धनात्मक है, आय प्रभाव ऋणात्मक है। और दूसरी बात, आय प्रभाव ऋणात्मक या धनात्मक है लेकिन उसका परिमाण कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, क्या वो प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, और दूसरी ओर प्रतिस्थापन प्रभाव के परिमाण पर निर्भर करता है, प्रतिस्थापन प्रभाव कितना है उस वस्तु का। यदि प्रतिस्थापन प्रभाव इतना ज़्यादा हुआ और आय प्रभाव कम है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, कीमत में कमी से मांग मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, अब सामान्य दिशा में हम ये देखते हैं कि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों समान दिशा में कार्य करते हैं। इसका मतलब यही है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, प्राइस में रिडक्शन हो रहा है, तो प्रतिस्थापन प्रभाव भी क्या करेगा, डिमांड को बढ़ाएगा। और इनकम इफेक्ट भी क्या है, इनकम इफेक्ट मतलब प्राइस में कमी होने की वजह से उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी, तो वो भी क्या करेगा, डिमांड को बढ़ाएगा। दोनों एक ही तरफ काम कर रहे हैं और इससे क्या होगा, कीमत में कमी होने पर डिमांड एग्रीगेट रूप से बढ़ेगी। ठीक है, मतलब टोटल जो इफेक्ट होगा वो इसको बढ़ाने का ही होगा। तो प्राइस से डिमांड कैसी होगी, विपरीत रूप से संबंध हो गई। मांग का नियम भी ये कहता है जैसे जैसे कीमत घटेगी मांग बढ़ेगी अन्य वस्तु समान रहने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेकिन निम्न पदार्थ के केस में देख रहे हैं, निम्न पदार्थों की दिशा में आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव के विपरीत दिशा में कार्य करता है। सामान्य गुड्स के केस में हम देखते हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं कि आय प्रभाव भी बढ़ा रहा है और प्रतिस्थापन प्रभाव भी वस्तु की मांग को बढ़ा रहा है यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो। लेकिन निम्न पदार्थों के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। निम्न पदार्थों की दिशा में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ही विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। निम्न पदार्थ हमने के केस में, इन्फीरियर गुड के केस में हमने देखा था निम्न पदार्थ कौन से हैं, ऐसे पदार्थ ये जो व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ साथ जिनकी डिमांड क्या हो, कम होती जाती है, ऐसी जो गुड्स होती है उनको हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। ठीक है, और अब इन गुड्स के केस में क्या होगा, आय प्रभाव क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक है। आय बढ़ेगी, वैसे वैसे आय बढ़ने पर हम सामान्य तो मानते हैं कि सामान्य जो वस्तुएं हैं उनकी तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन जो हीन वस्तुएं हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे हमने वनस्पति घी और देसी घी का एग्जांपल लिया था। यदि व्यक्ति की पहले से आय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो वनस्पति घी की डिमांड उसकी कम हो जाएगी और देसी घी की बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या, आय प्रभाव यदि ऋणात्मक है लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव तो अभी भी उसी दिशा में काम करेगा। जैसे है कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहता है, यदि प्राइस ऑफ एक्स कम होगी तो क्या होगा, किसी भी वस्तु की, चाहे हीन है चाहे सामान्य है, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा, क्योंकि ये दूसरी वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाएगी तो इसकी डिमांड को बढ़ाएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रभाव काम कर रहे हैं लेकिन दोनों ही प्रभाव अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव वस्तु एक्स की प्राइस कम होने पर उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहेगा।
ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से तो क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इनकम इफेक्ट क्या करेगा, इसकी डिमांड को कम करेगा। अब ये एक्चुअल में वस्तु की कीमत कम होने पर इसकी डिमांड बढ़ेगी या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि प्रतिस्थापन प्रभाव कितना स्ट्रॉन्ग है और या फिर जो आय प्रभाव है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से। अब देखो यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें हमने सेम केस जो हम देख रहे थे, ये बजट लाइन, प्रारंभिक बजट लाइन जिस पर क्यू बिंदु पर संतुलन में है उपभोक्ता। अब क्या है, वस्तु एक्स की प्राइस कम हो गई, बजट लाइन शिफ्ट हो गई, जो कंज्यूमर, अब देखो यहाँ पर जो बजट लाइन को शिफ्टिंग के बाद अब जो ये आईसी कर्व जो बनेगा मेन इसी पे है, ठीक है। अब इसको बनाने से पहले, इसको पहले बनाने का तरीका, अब इसको बनाने से पहले अब क्या करो, प्रतिस्थापन प्रभाव हम निकालते थे वो निकालो आय प्रभाव से पहले। प्रतिस्थापन प्रभाव देखने के लिए हम क्या करते थे, पी एक्स की कमी की वजह से जो वास्तविक आय में वृद्धि हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर हमने हिक्स की विधि का यूज़ किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उपभोक्ता से उतनी आय वापस ले लेंगे, जिससे क्या होगा, ये बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि ये इसको एस पॉइंट को टच करते हुए निकले। तो यहाँ से क्यू से एस तक जो चलन है उपभोक्ता का, वो किसको बता रहा है, प्रतिस्थापन प्रभाव को। अब क्यू से एस क्या हुआ, पी एक्स की प्राइस कम होने से प्रतिस्थापन प्रभाव ने एम एच के बराबर एक्स वस्तु की डिमांड को बढ़ा दिया, ठीक है। प्रतिस्थापन प्रभाव तो हमेशा ऋणात्मक ही होगा, मतलब विलोम, अब विपरीत ही काम करेगा। प्राइस कम होगी तो मांग बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो मांग कम होगी, ठीक है। यहाँ पर जो क्यू से एस है वो प्रतिस्थापन प्रभाव है। अब मान लो एस पॉइंट से यदि उपभोक्ता को वापस उसकी आय दे दी जाए तो क्या होगा, उसकी आय बढ़ जाएगी। और आय प्रभाव हीन वस्तु के केस में यदि ऋणात्मक है तो वो क्या करेगा, इस वस्तु की डिमांड को कम करेगा। आय बढ़ने पर इनकम इफेक्ट क्या करेगा, इस एक्स वस्तु की डिमांड को कम करेगा। तो हमें इस आईसी कर्व को इस तरह से बनाना है जिससे हमें डिमांड कर्व, जो डिमांड है एक्स वस्तु की, वो घटती हुई दिखे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पहले नॉर्मल केस में हमने देखा था, ये आईसी कर्व हमने यहाँ पर बनाया था जो बता रहा था, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बीच में आ रहा था। इतना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बड़ा और इतना इनकम इफेक्ट से बड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये तो सब केस में ऐसे कैसे ही बनेगा। जो फ़र्क आएगा वो इनकम इफेक्ट में आएगा। अब इनकम इफेक्ट में जो ये आईसी कर्व हमने इसको वापस जब इनकम दी तो इसको इस तरह से बनाना है यहाँ पर, जिससे क्या होगा, जब इसको इनकम वापस दी, मतलब इसकी इनकम बढ़ गई तो क्या हुआ, एक्स वस्तु की डिमांड कम हो गई। किसके बराबर, एच टी के बराबर। ड्यू टू द नेगेटिव इनकम इफेक्ट टी एच के बराबर डिमांड कम हो गई। सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट के कारण डिमांड कितनी बढ़ गई थी, एम एच। तो नेट जो इंक्रीमेंट है वो कितना हो गया, एम टी। क्योंकि देखो टोटल जो डिमांड बढ़ी थी वो एम एच के अकॉर्डिंग बढ़ी थी, लेकिन आय प्रभाव ऋणात्मक था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसका मैग्नीट्यूड इतना नहीं था कि वो इसके प्रभाव को कम कर पाए। मान लो ये यहाँ आ जाती तो क्या हो, आय प्रभाव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए उसने क्या किया, इसकी मांग को कम कर दिया, जो हम गिफ्ट एंड गुड्स के केस में देखेंगे। पर यहाँ पर क्या हुआ, आय प्रभाव ऋणात्मक है लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है इज़ मोर पावरफुल देन इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, सॉरी, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, मतलब प्रतिस्थापन प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली है आय प्रभाव से। इसके कारण क्या होगा, वस्तु एक्स की कीमत कम होने पर वस्तु एक्स की जो मांगी गई मात्रा है वो बढ़ेगी, जो ये बताता है कि यहाँ पर जो मांग का नियम है वो लागू होता है निम्न पदार्थों के केस में भी। यदि एक्स वस्तु की प्राइस में कमी होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी, भले ही यहाँ पर आय प्रभाव ऋणात्मक है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। देखो जब आय प्रभाव ऋणात्मक परंतु प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा निर्बल होते हैं, जब आय प्रभाव ऋणात्मक परंतु प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा निर्बल होते तो वस्तु की मांग मात्रा के बदलने पर विलोम रूप से परिवर्तित होती है। उसकी मांग मात्रा कीमत के विलोम रूप से, मतलब कीमत कम होगी तो मांग मात्रा बढ़ेगी, अर्थात उसका कीमत से विलोम संबंध होता है। द क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज इनवर्सली विथ प्राइस
व्हेन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बट इज वीकर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सब इनकम इफेक्ट की, नेगेटिव इनकम इफेक्ट का कहने का मतलब है कि आय बढ़ने पर वस्तु की मांग की मात्रा कम हो रही है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस वस्तु की डिमांड को कम कर पाए। इसलिए प्रतिस्थापन प्रभाव क्या करेगा, उसकी मांग को बढ़ाएगा। यदि बस किसी वस्तु की कीमत कम हो रही है तो क्या होगा, दूसरी वस्तु की तुलना में अभी भी सस्ती है तो लोग उसको खरीदेंगे। इसलिए यहाँ पर जो एक हम इसमें देख सकते हैं जो मांग वक्र बनेगा, इसको यहाँ नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके नीचे इसी तरह से देखो ये इन सारे पॉइंट्स को आप उतारो, एम और टी, ये एक्स को वाई, ये एक्स और वाई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारी जो बजट लाइन थी पहले वाली, फर्स्ट बजट लाइन, ये जो हमने देखी थी फर्स्ट वाली, इसका इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे था, यानी ओ एम। सपोज़ ये जो प्राइस थी वो यहाँ थी 10 रुपये। अब क्या हुआ, वस्तु की प्राइस कम हो गई, सपोज़ 5 रुपये हो गई। 5 रुपये होने पर जो जो बजट लाइन थी हमारी वो क्या थी, ये थी। उसके बाद उसकी इनकम वापस दे दी, तो एक्चुअल में जो उसकी बजट लाइन जो शिफ्ट हुई थी वो ये लाइन थी। वापस देखो, सॉरी, इसको हम इधर बना लेते हैं एक बार। हाँ सॉरी, हम क्या देख रहे थे इसमें, हाँ तो यहाँ पर हमने ये देख लिया था कि घटिया वस्तु के केस में भी मांग वक्र, जैसे यह मांग वक्र हमें प्राप्त हो रहा है सामान्य वस्तु जैसा ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्टीप होगा। यहाँ पर हम प्राइस ले रहे हैं, यहाँ पर डिमांडेड वस्तु की मांग की मात्रा 10 रुपये थे तब ये थी, फिर कम हुई तो हमारी मांग तो बढ़ी है पहले से, ओएम से लेकर ओटी हो गई है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमें मिलेंगे, इसको बनाएंगे तो हमें मांग वक्र मिल जाएगा, वो पीसीसी मिल रहा है। हमने देखा था कि जब उपभोक्ता की आय के विभिन्न स्तरों पर जो संतुलन बिंदु है उनको मिलाने से हमें एक आईसीसी कर्व मिलता है। तो ये देखो, ये दो ये है पैरेलल, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आईसीसी मिलेगा। और पीसीसी की बात करी थी, उपभोक्ता जो वस्तु खरीद रहा है उन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप जो उपभोक्ता के संतुलन बिंदु मिल रहे हैं उनको यदि मिला लें तो हमें पीसीसी मिलता था। और इस पीसीसी से ही हम उपभोक्ता का मांग वक्र ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा घटिया वस्तुएं क्या है, घटिया वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जहाँ पर ऋणात्मक आय प्रभाव के कारण ऋणात्मक आय प्रभाव है जो कि उसकी मांग कीमत घटने पर उसकी मांग को कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है कि वो फिर भी नेगेटिव इनके इफेक्ट से ज़्यादा है। इस कारण वस्तु की कीमत कम होने पर भी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, अर्थात यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है। ठीक है, ये हमने पूरा देख लिया अब इसमें। और यहाँ पर हमने पीसीसी के माध्यम से घटिया वस्तु के केस में मांग वक्र किस तरह से होगा वो भी हमने देख लिया। यहाँ पर आप नीचे बना सकते हो, यहाँ पर नहीं बना लेकिन मैंने अभी बनाया, उसको आप उतार सकते हो। ठीक है, ये आपका घटिया वस्तु का जो कंसेप्ट था वो पूरा हुआ। इसमें किस तरह से आप अपने ये एक यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि प्राइस इफेक्ट को किस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में डिवाइड किया। और यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि स्पष्ट कीजिए कि घटिया वस्तु के केस में जो ऋणात्मक आय प्रभाव है वो प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है, और क्यों, मतलब इस तरह से एक प्रश्न बन सकता है, उसको आप इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और क्या घटिया वस्तु के केस में मांग का नियम लागू होता है, एक ये भी प्रश्न बन सकता है। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हो, ये बना के कि हाँ यद्यपि आय प्रभाव ऋणात्मक है तथापि प्रतिस्थापन प्रभाव के इतने शक्तिशाली होने के कारण यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम लागू होने का मतलब है कीमतों में कमी होने पर वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होती है और कीमतों में वृद्धि होने पर वस्तु की मांग की मात्रा में कमी होती है। ठीक है, ये आपका पूरा हुआ घटिया वस्तुओं का जो कंसेप्ट है। अब हम अगले लेक्चर में गिफिन वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे और गिफिन वस्तुओं के केस में किस तरह से हम कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव देखेंगे और उससे किस तरह से मांग वक्र का निर्माण हो सकता है। ठीक है।